नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। वही लाइन की इक्वेशन है, बस अलग शक्ल में दिखेगी और रिप्रेजेंट वही करेगी। नेक्स्ट, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? इसमें इंफॉर्मेशन होती है अल्फा एंगल पर, एंटी क्लॉक अल्फा एंगल पर p डिस्टेंस पर, p डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, अच्छा ऐसी एक ही लाइन होती है, ऐसा एक ही लाइन होती है, यहाँ पर आ गया यूनिकनेस, इससे एक ही लाइन पॉसिबल है। तो अल्फा एंगल पे परपेंडिकुलर p डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये उसकी बात कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये अगर अल्फा एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 है। नेक्स्ट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस एंगल अल्फा है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस है। अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये बेस एंगल है। तो परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेनस पे जब आते हैं तो सेक होता है। देखो, अगर हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर गए तो sin थीटा, बेस गए तो cos थीटा, लेकिन बेस से अगर हाइपोटेनस पे आए तो sec थीटा और परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस पे आए तो cosec थीटा। बढ़ जाता है, तो ये बेस है और हाइपोटेनस पे आना है, p से कर। फिर से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर p है और मुझे हाइपोटेनस पे आना है, तो cosec, तो p cosec अल्फा। तो x, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा p sec अल्फा 0 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 p cosec अल्फा। ये चली गई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको तभी से लिखेंगे तो ये आएगी x sin अल्फा y cos अल्फा p। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। व्हेन वी से स्टैंडर्ड, तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अब इसकी क्या कंडीशन है? ये जो चीज लिखी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जो चीज लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये बीच में +1, ये x cos अल्फा y sin, सॉरी, x cos अल्फा y sin अल्फा p। तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। ये जो राइट में लिखा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है, ये प्लस होना चाहिए, x के साथ cos अल्फा होना चाहिए, y के साथ sin अल्फा होना चाहिए और ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो x cos 300 डिग्री प्लस y sin 300 डिग्री इज इक्वल टू 5 दिया है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड कैसे है? राइट में जो लिखा है वो पॉजिटिव है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। x के साथ cos है, y के साथ sin है, दोनों एंगल सेम है, बीच में प्लस है। हां, प्लॉट एक तरीका है, cos 300 डिग्री और sin 300 डिग्री की वैल्यू रख दो और इसको फिर y पर x + c के फॉर्मेट में ले जाओ। दूसरा तरीका नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या कर रहा है, 300 डिग्री एंगल पर 300 डिग्री एंगल पर 300 डिग्री एंगल पर 300 डिग्री एंगल पर 5 डिस्टेंस पर जो लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर, ये उस लाइन की बात कर रहा है। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब फिर से, तो x cos सपोज x cos 30 डिग्री माइनस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव है, चलेगा। ये sin है, y है, cos है, x है, ये भी चलेगा। ये दोनों एंगल सेम है, वो भी चलेगा। पर ये माइनस है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये प्लस कैसे बनाएंगे? माइनस अंदर ले लो, तो ये sin ऑफ -30 डिग्री। फिर एंगल सेम होना चाहिए ना, तो इसका माइनस, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसका भी माइनस ले लो। ये बन गई x cos -30 डिग्री प्लस y sin -30 डिग्री इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये अब प्लॉट होगी। अब प्लॉट कैसे करेंगे? -30 डिग्री पर 5 डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इस लाइन की बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू रख दो और उसको y पर x + c के फॉर्मेट में लिख दो, तो वो थर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, तो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कुछ इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन है कि दोनों का स्लोप दे रखा है और जब स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन भी पता है। तो जब स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन भी पता है। तो दो लाइन का स्लोप दे रखा है तो हम उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं और जब स्लोप दिया तो इंक्लिनेशन भी पता है। नेक्स्ट, तो θ1 ये स्टीरियल एंगल इज इक्वल टू ये θ प्लस θ2, तो θ इक्वल टू θ1 माइनस θ2।
तो दोनों एंगल बराबर तो दोनों के tan की वैल्यू भी बराबर होगी तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू तो tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 tan a माइनस b का फार्मूला तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b और tangent of inclination is the slope so m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 next angle between line हमेशा acute होता है तो tan theta is always positive but right hand side can be negative क्योंकि m1 minus m2 can be negative so this quantity can be negative so left hand side is always positive so right hand side must be positive so right hand side must be positive so उसको मॉडुलस साइन लगा देंगे तो we always say acute angle फिर इसमें कुछ रिमार्क्स बनते हैं इसमें कुछ रिमार्क्स बनेंगे तो पहला रिमार्क लाइंस आर पैरेलल दो लाइन पैरेलल कब होगी तो अगर लाइन पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री tan 0 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर इज 0 तो m1 minus m2 इक्वल टू 0 m1 इक्वल टू m2 m1 is equal to m2 दैट इज स्लोप्स आर इक्वल अब ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं क्योंकि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो दोनों का इंक्लिनेशन भी सेम होगा और दोनों का इंक्लिनेशन सेम है तो स्लोप भी सेम होगा नेक्स्ट कन्वर्स इज आल्सो ट्रू अगर स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल होगी लाइंस पैरेलल है स्लोप सेम होगा स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होगी नेक्स्ट अगर ax by c = 0 लाइन की इक्वेशन है और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगा पर इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा तो ax by c = 0 ऐसा क्यों देखो तो ax by c = 0 लाइन की इक्वेशन लिखी इसको y ms c की फॉर्मेट में लिखूंगा y का टर्म एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ फिर y का कोएफिशिएंट 1 बनेगा -a/bx -c/b तो नोटिस करना a और b जो है वो स्लोप का टर्म बता रही है और ये वाली जो टर्म है वो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन या ओरिजिन से पास होने वाली बता रही है इसलिए स्लोप का टर्म सेम है तो कभी भी ध्यान में रखो लाइन में x और y का जो टर्म होता है वो स्लोप के लिए रहता है मतलब लाइन के ओरिएंटेशन को लेके होता है और ये वाला टर्म होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन नेक्स्ट इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर सेकंड तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और tan 90 डिग्री इज इंफिनिटी मतलब 1/0 तो डिनोमिनेटर इज 0 तो 1 plus m1 m2 equal to 0 so m1 m2 equal to -1 तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 और एक स्टेप आगे जाता है अगर मान लो एक लाइन का स्लोप m1 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल का अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल नेक्स्ट अगर ये लाइन की इक्वेशन ax by c = 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे xy का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो xy का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और y का कोएफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई xy का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और y का कोएफिशिएंट माइनस से ये तो हो गया स्लोप के लिए क्यों देखो इसका स्लोप होगा कुछ और इसका स्लोप होगा दोनों का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहा है लेकिन दोनों का इंटरसेप्ट सेम हो ये जरूरी नहीं है इसलिए प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 नेक्स्ट m1 m2 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है m1 m2 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है तो m1 इक्वल टू 1 अपॉन m2 तो m1 tan थीटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 2 मतलब cot थीटा 2 और tan थीटा 1 इक्वल टू cot थीटा 2 मतलब एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री tan और cot तो बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री में तो थीटा 1 इक्वल टू π/2 माइनस थीटा 2 तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू π/2 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या मतलब है अगर एक लाइन थीटा 1 बना रही है तो दूसरी लाइन π/2 माइनस थीटा 1 बनाएगी अगर एक लाइन थीटा 1 बना रही है तो दूसरी लाइन π/2 माइनस थीटा 1 बनाएगी तो m1 इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ज्यादा दिखेगा नहीं किधर दिखेगा पैरा स्ट्रेट लाइन क्योंकि पैरा स्ट्रेट लाइन में वो जो कंबाइंड बैठी हुई है इक्वेशन उसके अंदर दो स्लोप बैठे हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी बैठा हुआ है और सम ऑफ स्लोप भी है तो ये पैरा स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और sum of slope next है fourth m1 plus m2 is equal to 0 इसका क्या मतलब है तो m1 is equal to minus m2 what is m1 tangent of inclination theta 1 what is m2 tangent of inclination theta 2 next
tan theta 1 equal to tan of pi minus theta 2. तो theta 1 equal to pi minus theta 2. तो theta 1 plus theta 2 equal to pi. इसका मतलब हुआ सप्लीमेंट्री. तो लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सपोज अगर ये लाइन थीटा 1 बना रही है तो दूसरी पाई माइनस थीटा 1 बनाएगी. अगर एक लाइन थीटा 1 बना रही है तो दूसरी लाइन पाई माइनस थीटा 1 बनाएगी. अब इसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं. अगर लाइन सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, लाइन अगर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है तो उसकी एक एंगल बाइसेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी एंगल बाइसेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. और आपको पता है कि बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस, लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री इंक्लिनेशन, then angle bisectors are parallel to coordinate axis, parallel to coordinate axis. Next, converse is also true. तो यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा. Converse is also true. Next, इसको एक थोड़ा सा और खींचते हैं. If lines are intersecting at x-axis, if lines are intersecting at x-axis and making supplementary angles, ये theta 1 और ये वाली pi minus theta 1. तो उस केस में x axis will be the angle bisector और दूसरा angle bisector is parallel to y axis. थोड़ा एक स्टेप और आगे. If lines are intersecting at origin, lines are intersecting at origin and making supplementary angle, तो उस केस में coordinate axes are angle bisector. Coordinate axes are angle bisector and converse is also true. If coordinate axes are angle bisector, then lines are making supplementary angle with x axis. अब ये चला जाएगा पेरिस्टेटिक चैप्टर में. तो वहां पे ये सब चलता है. होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री x प्लस 2x प्लस 2x प्लस dy प्लस 0. वहां पे f1 प्लस f2 f1 f2 ये सब चलता है. तो उधर आएगा. Okay, next step, position of a point. Position of a point, points with respect to line. अब होता क्या है, लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो x plus b plus c equal to 0. लाइन से दो पार्ट में. तो यहाँ पर क्या इनसाइड आउटसाइड जैसा कुछ है नहीं. तो सर्कल चैप्टर में इनसाइड आउटसाइड, इलिप्स में इनसाइड आउटसाइड, पैराबोला में इनसाइड आउटसाइड, हाइपरबोला में भी इनसाइड और आउटसाइड है. तो होता क्या है कि बाकी कॉम्प्लेक्स सेक्शन में है ऐसा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता. तो स्ट्रेट लाइन में तरीका क्या निकालना, रिलेटिव स्टडी. रिलेटिव मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट की पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में. तो कोई दो पॉइंट या तो लाइन के अपोजिट साइड होंगे या फिर दोनों एक ही तरफ होंगे. तो पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड और पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड. तो ये अपने को बताना है. तो अपने को बताना है कि ax by c equal to 0 के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है कि सेम साइड है. a x1 y1 b x2 y2. तो इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा है. एंड द प्रूफ इज सेम इन 3D. 3D के प्लेन के साथ है. एक्चुअली 2D के लाइन के फार्मूले, 2D के लाइन के कॉन्सेप्ट्स वो 3D के प्लेन के साथ काम करते हैं. रीजन है 2D की लाइन लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होती है और 3D का प्लेन लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल होता है. ओके, तो अब लाइन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो या तो अपोजिट साइड होगी या फिर सेम साइड होगी. अब ये कैसे, इसका प्रूफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो प्रूफ भी अच्छा है इसका. तो फंडा क्या है कि इन दोनों को जॉइंट करने पे लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी. अच्छा, किस केस में नहीं करेगी? जब लाइन पैरेलल होगी तब इंटरसेक्ट नहीं करेगी. बाकी नॉन पैरेलल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट. नॉन पैरेलल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट. 3D में ऐसा नहीं है. 3D में है ना, पैरेलल भी पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग भी पॉसिबल है और नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग भी पॉसिबल है. तो वो केस बन गया स्क्यू लाइंस का. लेकिन 2D में नॉन पैरेलल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट. अब आता है पैरेलल लाइन का पता चल जाएगा. कैसे पता चलेगा? AB का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा. तो AB का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम है तो पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल है कि नहीं. अगर पैरेलल नहीं है तब केस में वो इंटरसेक्ट करेगी. अब
अब उसमें दो सिचुएशन है, अगर ये दोनों अपोजिट साइड है तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये दोनों सेम साइड है तो उस केस में बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। पर मुझे तो पता नहीं कि ये दोनों एक तरफ है कि तो अलग है, अपोजिट साइड है, उसका एक तरीका है, तो इसको लैम्डा x2 1 तो r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो सेक्शन फार्मूला तो लैम्डा x2 x1 upon lambda plus 1 comma lambda y2 plus 1 y1 upon lambda plus 1 and this lie on the line ax plus by plus c equal to 0। तो ये इस पे लाई करो तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a टाइम lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 plus b lambda y2 plus y1 upon y plus lambda plus 1 plus c equal to 0। इसको कभी से लिखा एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर चला गया, तो ये इधर चला जाएगा c टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर लैम्डा वाले अलग कर लिए और बाकी बिना लैम्डा के अलग कर लिए, तो लैम्डा के अलग किए तो वो आएगा ax2 b y2 c और बिना लैम्डा के ax1 by1 c इज इक्वल टू 0। ये बिना लैम्डा वाला राइट साइड देगा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टाइम और ये जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई है वो डिनोमिनेटर में लेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू ax2 by2 c। ये नीचे ले जा सकते हैं, जब नीचे ले जाते हैं तो ये बोल के लेके जाना पड़ता है कि जीरो नहीं है, ये एक्चुअली जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि x2 y2 लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो लाइन पे लाई नहीं कर रहा तो ये जीरो होगा। अब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये ax1 by1 c और ax2 by2 c पे डिपेंड करता है, तो ax1 by1 c और ax2 by2 c पे डिपेंड करता है। तो देखो, तो ये जीरो तो कभी नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो इनको या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव होना पड़ेगा, तो दोनों मान लो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो लैम्डा नेगेटिव आएगा। लैम्डा नेगेटिव का मतलब है मैंने जो माना है उसका उल्टा, और मैंने माना इंटरनल तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल आ जाएगा, तो इसका मतलब है पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ है, तो सेम साइन सेम साइन सेम साइन। फिर और एक और पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा नेगेटिव और लैम्डा हो जाएगी पॉजिटिव, और लैम्डा पॉजिटिव का मतलब है जो मैंने माना है वही है, मैंने माना है इंटरनल, तो इंटरनल तो उस केस में आ जाएगा बीच में, तो पॉइंट्स हो जाएंगे अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड और अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड। अब आता है अगर मान लो एक ही पॉइंट दिया और फिर भी तुम्हें रिलेटिव स्टडी करनी है, तो उस केस में तुम दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले सकते हो, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई लाइन है 2x 3y 6 0, अब मुझे चाहिए 5, 4 की पोजीशन, अब 2x 3y 6 0 को प्लॉट करूंगा तो वो आएगी y -2/3x 6/3 यानी 2, तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट लाइन ऐसी प्लॉट होगी। अब ये है 3, 0 और 0, 2, अब मुझे चाहिए 5, 4, अब 5, 4 5 इधर होगा 4 इधर होगा, तो दिख रहा है कि ये पॉइंट ऊपर की तरफ ही होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है, तो मैंने ले लिया मान लो 2, 3, तो 5, 4 तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो लाइन के ऊपर ही होगा क्योंकि 5 इधर है 4 ऊपर ही होगी, लेकिन 2, 3 थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए तो 2 इधर, तो 2 x कोऑर्डिनेट 2 इधर हो जाएगा 3, अब 3 बहुत ऊपर हो गया यानी ठीक है, इसको और कंफ्यूज करने के लिए 1/2, तो 1/2, अब 1/2 में क्या होगा, वो इसको क्रॉस भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं पॉइंट को रख देते हैं, तो 2, 1/2 को मैंने रखा तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 3 × 1/2 -6, तो ये आएगा कितना है 4 + 3/2 -6, तो ये 1.5, तो 5 तो नेगेटिव। अब 0, 0 से इसकी स्टडी करते हैं, तो 0, 0 रखा तो 0 + 0 -6 व्हिच इज आल्सो नेगेटिव, तो यानी ओरिजिन और 2, 1/2 दोनों सेम साइड दे रहे हैं, तो सेम साइड सेम साइड, तो सेम साइड। कोनिक सेक्शन और सर्कल में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डिफाइंड है इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कर्व।
अब अगर मैं मेन से एडवांस का लेवल देखूं तो पोजीशन ऑफ वन पॉइंट, तो मेन से एडवांस का लेवल कैसे जाता है? यू प्लॉट एंड देन ऑब्जर्व द पैरामीटर। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया है, बताना ये है कि थीटा की वैल्यू की cos थीटा कॉमा sin थीटा इनसाइड द ट्रायंगल हो, इनसाइड द ट्रायंगल हो। तो इस केस में क्या करेंगे, यू एक्चुअली प्लॉट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे, एक लाइन ऐसी कुछ बनती होगी, एक ऐसी बनती होगी और एक ऐसी बन रही है। नेक्स्ट cos थीटा कॉमा sin थीटा कौन है? ये लोकस आएगा। क्यों आएगा लोकस? थीटा वेरी कर रही है, थीटा वेरी कर रहा है, पॉइंट वेरी कर रहा है, और ये जो पॉइंट वेरी कर रहा है ये अंडर कंडीशन है कुछ। तो मैंने इसको अगर h मान लिया और इसको k मान लिया और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर निकाला तो 1 आया, व्हिच इज इक्वेशन। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, वो कौन हो गई? यूनिट के सर्किल ओरिजिन सेंटर। तो ये ऐसा कुछ आएगा। क्वेश्चन में पूछा कि थीटा की क्या वैल्यू दो जिससे वो ट्रायंगल के अंदर लाई करे। अब सर्किल में ये थीटा क्या डिनोट करता है? ये थीटा डिनोट करता है whenever you take a point on the circle, whenever you take a point on the circle join with origin, तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा वो थीटा होता है। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा उस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे चाहिए ये इनसाइड, इनसाइड है ये, तो अब थीटा कहां से कहां तक होगा? थीटा यहां से यहां तक होगा, ये हो गई 0, थीटा हो गया 0। लेकिन क्वेश्चन है इनसाइड द ट्रायंगल, तो जब इनसाइड बोलते हैं तो ऑन द ट्रायंगल नहीं आएगा। लेकिन अगर बोला होता नॉट आउटसाइड द ट्रायंगल, नॉट आउटसाइड द ट्रायंगल, तो नॉट आउटसाइड के केस में ऑन द ट्रायंगल और इनसाइड द ट्रायंगल दोनों आएगा। अभी बोला इनसाइड द ट्रायंगल तो 0 के ऊपर रखें, फिर ये एंगल यहां तक कोई एंगल आएगा। अब ये मुझे श्योर है कि 90 से पीछे ही रहेगा, तो जो भी एंगल आएगा वो पाई/2 से कम ही आएगा और ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन की इक्वेशन है इसके साथ में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन है 6x + 2y = √10, और ये कौन है? ये वो पॉइंट है जो उस समय इस पे लाई कर रहा है। तो 6 cos थीटा + 2 sin थीटा = √10, और क्वेश्चन चला गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो टाइप 3 ऑक्सिलरी आर्गुमेंट √a² + b² से डिवाइड करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा आएंगे। अब ये 2 थीटा क्यों आए? 2 थीटा इसलिए आए क्योंकि तो ये 2 थीटा आएंगे। 2 थीटा क्यों आए? एक थीटा इसके लिए आया और एक थीटा इसके लिए आया, क्योंकि एक लाइन सर्किल को 2 बार कट करती है, एक लाइन सर्किल को 2 बार कट करती है। तो एक बार जो अपने को चाहिए, दूसरा ये पीछे वाला, तो क्या होगा अपने को पता चलेगा थीटा एक नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट और नेगेटिव वाला रिजेक्ट। मुझे ये समझना था कि ये 2 क्यों आए, फिर मुझे ये समझना था कि इनमें से एक्सेप्ट कौन सा करना है, रिजेक्ट कौन सा करना है। तो 2 इसलिए आया क्योंकि एक लाइन सर्किल को 2 बार कट करती है, और जो एक्यूट एंगल होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव एंगल होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जेईई मेन एडवांस अच्छे क्वेश्चन बनता है ऐसे ग्राफिकल अप्रोच के, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर इन्वॉल्व होने चालू हो जाएगी। उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, कैलकुलस भी आना चालू हो जाएगी, ग्राफ को लेकर कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पार्ट कर्व के अंदर कर्व है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, मतलब एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, और एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, और इस पॉइंट की से डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, और डिवाइड बाय √a² + b², √a² + b²। अच्छा, इसका प्रूफ मेथड 1, प्रूफ मेथड 1 ये ऐसे देखो, ये a b, तो a हो जाएगा माइनस y को 0 रख दो -c/a, 0, इधर x को 0 रख दो तो -c/0, -c/b। तो मेथड 1, ट्रायंगल BAP का एरिया, ट्रायंगल BAP का एरिया हाफ डिटरमिनेंट से x1 y1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, और AB आ जाएगी √c² by a² + c² by d²। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी।
मेथड 2 प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट, ये अपन ने कवर किया था वेक्टर। तो वहां से नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होता है, तो ax plus by plus c1 equal to 0 और दूसरी हो जाएगी ax plus by plus c2 equal to 0। पैरेलल लाइन की एक डेफिनेशन ये भी होती है, दे नेवर मीट, एक डेफिनेशन ये भी होती है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, अच्छा पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमें तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आता है। तो एक पॉइंट मान लो, कैसे मानते हैं पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दो तो x आ जाएगा -c1/a और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो दूसरी वाली लाइन पे, तो वो आएगी c1 c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।